यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो कल हमने आपको कुछ क्वेश्चन करने को बोला था। क्वेश्चन 5 थे, बड़े बड़े क्वेश्चन थे, इतने छोटे क्वेश्चन भी नहीं थे। कौन से क्वेश्चन में डाउट है? किसी में डाउट नहीं आया? कौन कौन से? अच्छा, एक 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 क्वेश्चन से चलते हैं। पहला, सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट आया क्या? क्या डाउट आया बताओ? जिसको किसी भी पॉइंट में डाउट है वो वहीं पे खड़ा हो जाए और बता दे कि इस पॉइंट में डाउट आया। हाँ, अच्छा, हाँ, एक बात समझना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में ये डाउट आया। क्वेश्चन नंबर 15 में ये डाउट आया कि सर गिफ्ट वाउचर में आपने तो ये बताया 10,000 है तो 5,000 से कम है तो एग्जेम्प्ट, बाकी पूरा टैक्सेबल। अब है ना, इंस्टीट्यूट इसमें दोनों ऑप्शन देती है कि पूरा टैक्सेबल करने का या 5,000 से ऊपर टैक्सेबल करने का। तो इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन में टैक्सेबल जो किया होगा वो उन्होंने पूरा टैक्सेबल किया है 10,000। लेकिन फिर ऑल्टरनेटिवली एक नोट दिया है कि हम अगर ये व्यू लेते हैं कि 5,000 से ऊपर वाला टैक्सेबल है और 5,000 तक एग्जेम्प्ट है, तो अपन एक काम करेंगे, सिर्फ 5,000 ही यहां पे टैक्सेबल होगा। तो ये एक व्यू इंस्टीट्यूट ने यहां पे लिया है करके, ठीक है। सो आप भी एग्जाम में ले सकते हैं, बट आपको क्या करना है, जैसा मैंने बताया है, 5,000 या उससे ज्यादा है पूरा टैक्सेबल कर दो। क्या कर दो? पूरा टैक्सेबल। चलिए, उसके अलावा इस क्वेश्चन में और किस पॉइंट में डाउट है? लोन पे। देखो, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है वो आपका 6% पर एनम है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग आपका 6 लाख है। बाला 12,000 रुपया पर मंथ पे कर रहा है ऑन द 5th ऑफ द ईच मंथ। एक बात समझना, किसी भी मंथ का जो इंटरेस्ट का बेनिफिट परक्यूजिट जो टैक्सेबल होगा वो आपको क्या करना है, उस महीने के एंड में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पे निकालना है। उस महीने के एंड में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पे निकालना है। अगर आप नोट भी जाके देखोगे तो नोट में ऐसा दे रखा है, आप अगर जो इंटरेस्ट बेनिफिट वाला जगह आप नोट देखोगे जहां कंसेशनल रेट पे लोन दिया जाता है या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, तो वहां पे आप देखोगे तो वहां पे मैंने लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। हर महीने के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है उस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो गाइस, यहां पे हाउसिंग लोन है वो 6% की रेट से दिया है, एंड बेटा एसबीआई का लेंडिंग रेट है वो 10% है। तो मैं बताऊं आपको बेनिफिट 4% का होगा। अब एक चीज समझना, यहां पे हर महीने आप 12,000 पे कर रहे हो 5 तारीख को, तो पहले तो मुझे बताइए आपका जो अप्रैल का इंटरेस्ट आएगा ना, वो अप्रैल 24 का इंटरेस्ट कैसे आएगा पता है? अप्रैल के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो मुझे बताइए, आपका लोन 6 लाख रुपया था, तो 6 लाख रुपए में से आपने 12,000 पे कर दिया होगा, तो अप्रैल के एंड में 5,88,000 आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो 5,88,000 मल्टीप्लाई बाय 4% मल्टीप्लाई बाय 1/12 है, ये अप्रैल का इंटरेस्ट बेनिफिट आएगा। उसके अगले महीने के लिए 12,000 और लेस कर दीजिए। तो जैसे आप देखोगे यहां पे मैंने दे रखा है कि पहले 588 पे, फिर 576 पे, फिर 564 पे, ऐसे आपको क्या करना है, हर महीने 12,000 लेस करना है, और उस महीने के लास्ट में जो बैलेंस बचेगा उस पे आपका इंटरेस्ट बेनिफिट का परक्यूजिट है वो कैलकुलेट होगा करके, ठीक है। चलिए, उसके बाद में और इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? हाँ, एनीवन? आप में से कितने लोग करके आए क्वेश्चन? रेज योर हैंड। आधे लोग ऐसे ही झूठे झूठे हाथ ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। पाप लगेगा, पाप, जब झूठा हाथ ऊपर करते हैं ना, क्योंकि अगर मान लो करके आए होते तो पहली बार में हाथ ऊपर कर लेते। जब 2 मिनट तक इधर उधर देखा और उसके बाद लगा कि मेजोरिटी है, वो लड़की करके नहीं आई, वो हंस रही है, वो करके आए हो तुम? आप दीदी, हाँ, ब्लू पेन के आए हो? किए क्वेश्चन? 3 ही किए। विद्या माता की कसम है नहीं किए होंगे तो, विद्या माता की कसम किए।
हाँ, ये बोले विद्या माता कौन सी होती है? अपन होते हैं छोटे, विद्या माता की कसम है, ठीक है, बुक को देख के ऐसा बोलते हैं विद्या माता की कसम है। चलिए, किसी ने बोला 115 बीएससी लेने से क्या चेंज आएगा, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 115 बीएससी से क्या क्या चेंज आएगा इस टॉपिक में। चलिए, उसके बाद में मुझे बताइए इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 में कौन से पॉइंट में डाउट है? एनी डाउट इन एनी पॉइंट, टेल मी। हाँ, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, देखो मैं आपको चाहिए तो कहीं भी लिख लो, मेडिक्लेम पे किया, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जेम्प्ट है, एक्सीडेंटल पॉलिसी का प्रीमियम पे किया एग्जेम्प्ट है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया टैक्सेबल है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया एम्प्लॉयर ने टैक्सेबल परक्यूजिट। चलिए, चलो इधर देखिए सब लोग, डन। अब गाइस आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है, बट ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और ये क्वेश्चन के बाद हम आपको ब्रेक दे देंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये क्वेश्चन आपका रिबेट से रिलेटेड है, दैट इज रिबेट अंडर सेक्शन 89। अब ये रिबेट अंडर सेक्शन 89 क्या होता है हम आपको सिखाएंगे, बट भाई साहब यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए सब लोग। एक हजूर, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दे रखा है, हरि का क्वेश्चन है, हरि, हरि का नाम लो हरि। देखिए, इन केस ऑफ मिस्टर हरि हु टर्न्ड 70 ईयर्स, भाई साहब ऑन 28 मार्च 2025 को बंदा 70 साल का हो गया ना, 28 मार्च 2025 को हो जाएगा। हाँ, यू आर इन्फॉर्म दैट सैलरी कंप्यूटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25, इस साल का सैलरी उसका 10,20,000 है, लेकिन अरियर ऑफ सैलरी रिसीव्ड इज 3,45,000। फर्दर यू आर गिवन द फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग टू द अर्लियर ईयर ऑल्सो, टू विच द अरियर ऑफ द सैलरी रिसीव्ड इज एट्रीब्यूटेबल टू। एक बात बताओ, अरियर सैलरी किसको बोलते हैं? अरियर सैलरी मतलब, अरियर सैलरी मतलब ऐसी सैलरी जिसको लेके पहले डिस्प्यूट हो गया था और पहले नहीं मिली है, वो अब मिल रही है। तो मैंने बोला था अरियर सैलरी कौन से ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा, जिस ईयर में मिलेगा। तो भाई साहब यहां 3,45,000 अरियर सैलरी पुराना था, पुराना कोई डिस्प्यूट हो गया था, या कभी कभी रेट्रोस्पेक्टिवली आपकी सैलरी बढ़ा दी जाती है। जैसे साइली है वो रिसर्च कर रही थी और किसी ने एकदम बढ़िया सा रिसर्च कर दिया, ठीक है, आयुष ने एकदम रिसर्च कर दिया, ऐसे बाल बढ़ गए करके, ठीक है, ऐसा कुछ लगाया बालों में हार्पिक और बाल बढ़ गए, बोला ओ एक तो वो कौन सा वाला तेल, आदिवासी तेल बना दिया। साइली बहुत खुश हुई, बोले वाओ, ठीक है। अब एक बात समझना, तो आयुष आपको बोला कि तेरा सैलरी बढ़ा देते, अभी से नहीं, पिछले 5 साल से, तो पिछले 5 साल का सैलरी बढ़ा के अभी दे दिया, दैट इज कॉल्ड अरियर सैलरी। एक बात बताओ, अरियर सैलरी उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में मिलेगा, बोलो जिस ईयर में मिलेगा, तो इस ईयर में मिला तो इस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां अरियर सैलरी पुराना वाला है 3,45,000, जो इस साल में मिल रहा है तो इस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात समझना, इन्होंने बोला कि ये 3,45,000 जो अरियर सैलरी है ये कौन से ईयर का है, तो इन्होंने बोला कि ये 3,45,000 है ना, ये प्रीवियस ईयर 11-12 का 1,03,000 है, प्रीवियस ईयर 12-13 का 1,17,000 है, एंड प्रीवियस ईयर 13 एंड 14 से लेके 1,25,000 है। तो कुल मिला के एक बात बताइए, यहां पे आप अगर ये टोटल करोगे तो भी उस पर्टिकुलर केस में आपका कितना आ जाएगा, 3,45,000 आ रहा है। तो बाबू ये इन ईयर्स का अरियर सैलरी था जो उन ईयर में नहीं मिलके अब मिला है, तो अब टैक्सेबल हो जाएगा, कुछ डिस्प्यूट हुआ होगा और ये इस साल मिल रहा है। अब इन्होंने ये भी दे रखा है कि उस ईयर का टैक्सेबल सैलरी कितना था, मतलब उस ईयर में आपने टैक्स कितने पे भरा था, तो आपने 710 पे भरा था, इस ईयर में 825 पे भरा था, इस ईयर में 950 पे भरा था। अब आपसे पूछा क्या है, आपको एक रिलीफ निकालनी है अंडर सेक्शन 89 वाली, एंड टैक्स पेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, अज्यूमिंग दैट द हरी डज नॉट ऑप्ट सेक्शन 115 बीएससी। 115 बीएससी नहीं लग रहा, आपको उसका टैक्स निकालना है इस साल का।
अब एक बात समझना, इन्होंने उस ईयर का टैक्स रेट दे रखा है कि भाई 11-12 प्रीवियस ईयर जो था, मतलब असेसमेंट ईयर आपका 12-13 रहा होगा, उस ईयर का टैक्स रेट क्या था वो आपको दे रखा है करके, ठीक है। उसके बाद में इस साल का जो टैक्स रेट है अगले साल का वो दे रखा है, उसके अगले साल का टैक्स रेट दे रखा है। अब यहां पे जो पहला वाला जो है 12-13 जो असेसमेंट ईयर है, मतलब प्रीवियस ईयर आपका 11-12, और 11-12 जो प्रीवियस ईयर है उस ईयर का आपको टैक्स रेट दे रखा है। वहां पे पहले अप टू 240 तक कोई टैक्स नहीं लगता था उस ईयर में, 240 से 5 लाख तक 10%, 5 लाख टू 8 लाख 20%, 8 लाख से ऊपर 30%। अगर उस ईयर में कोई भी बंदा जो है वो सीनियर सिटीजन है तो ये टैक्स रेट लगता था, अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो 1,60,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि ऊपर क्या दे रखा है, फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल एज ऑफ 60 और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो बाबू उस ईयर में क्या होता था, ये ऐसे टैक्स लगता था, उस ईयर में ऐसे टैक्स लगता था, ये सीनियर सिटीजन नहीं था तो ऐसे टैक्स लगता था, इस केस में ऐसे टैक्स लगता था, यहां पे उस ईयर में ऐसे लगता था। तो ये उस ईयर का दे रखा। अब ये स्लैब रेट ये बीच में आ गया, ऐसा कुछ है नहीं, ये ऊपर वाला ही पॉइंट कंटिन्यू कर रहा है करके, ठीक है। यही चल रहा है कि भाई स्लैब रेट एंड रेट क्या है, स्लैब्स एंड रेट क्या है। तो यहां तीनों सालों का आपको स्लैब रेट दे रखा है, प्रीवियस ईयर 11-12 का, प्रीवियस ईयर 12-13 का, प्रीवियस ईयर 13-14 का। एंड हर साल में आपको एजुकेशन सेस भी पहले लगता था 2%, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस पहले लगता था 1%, वाज अट्रैक्टेड इन ऑल दोज ईयर। आप बोलोगे क्या करा रहे हो सर, ये क्या बता रहे हो, क्या मतलब है? कोई बात नहीं, आपको नहीं समझा, समझना भी नहीं था। अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे, ठीक है। चलिए आप नाम दीजिए, सबसे पहले बंदे का नाम क्या है? बंदे का नाम है मिस्टर हरी। प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। चलिए पहले अपन इस साल का टोटल इनकम इसका निकालते हैं और उस पर टैक्स निकालते हैं। अपन पहले अपन अब टैक्स निकालेंगे, अपने को कुछ नहीं समझा उधर, कुछ नहीं। चलिए हरी, सबसे पहले हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। अब एक बात समझो, इस साल की इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी कितना दे रखा है? कंप्यूट करने के बाद इस साल का सैलरी कितना है? 10 लाख, 10,20,000। अब एक बात बताओ, जो अरियर सैलरी इस साल में मिला है वो मैं बोलूं इस साल में टैक्सेबल हो जाएगा? हाँ, अरियर सैलरी रिसीव्ड इन करंट प्रीवियस ईयर, तो कितना है भाई? टोटल कितना हुआ? कितना हुआ? 13,65,000। यही आपका आ गया ग्रॉस टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम। अब इस पे आप नॉर्मली टैक्स निकाल दो बस, आप जैसे टैक्स निकालते हो नॉर्मली अपन जो स्लैब रेट से। तो स्लैब रेट से अपन टैक्स कैसे निकालते हैं बाबू? देखो सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो अप टू 2,50,000 डैश पे डैश 2,50,000 से लेके 5 लाख तक 5% 12,500। कैलकुलेटर से भी सेम ही आंसर आएगा। गलत आ रहा है तो कैलकुलेटर को चेंज करो। हाँ, अरे ओ भाई साहब, ये बंदा तो सीनियर सिटीजन है ना, तो इसके लिए भाई साहब मैं बोलूं अप टू 3 लाख तक डैश पे डैश, तो 3 लाख पे डैश पे डैश। हाँ बोलो, ले लिया, कंप्यूटेड दे रखा है, मतलब अज्यूम होगा ले लिया है। जब भी सैलरी के पास में कंप्यूटेड दे रखा है तो अज्यूम इट इज ऑलरेडी क्लेम, ठीक है। हाँ, 3 लाख तक जो है वो टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से लेके एंड 5 लाख तक बेटा 10,000। 5 लाख से 10 लाख तक 20%,
1 लाख एंड 10 लाख से लेके 13,65,000 तक 30%, 1,09,000 सोशल करो, 3 लाख 2,19,500। सरचार्ज नहीं लगेगा, ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। $2,28,000। वाओ, 228,280। %4। 8750 80 है। ओ भाई साहब, 8780। किसी ने बोला ये नहीं समझा, अब इसमें समझाने जैसा कुछ था भी नहीं। अगर ये भी नहीं समझा तो बेटा फिर अब क्या ही बोले करके, ठीक है, क्या ही मतलब पढ़ने का। बाबा बन जाओ फिर करके, ठीक है, लोगों के दुख दूर करना। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर नहीं लिखा क्या इसमें? क्वेश्चन नंबर, वाह, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 29। चलिए इतना हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो है आपको देखो, ये नॉर्मल अपन ने क्या किया, कुछ नहीं किया। इस साल का सैलरी कितना था आपका? 10,20,000। पुराने सालों का अरियर सैलरी इस साल में मिला तो इस साल में टैक्सेबल हो जाएगा, इसको ऐड कर दिया, इस साल में टैक्सेबल कर दिया और इस साल की इनकम पे टैक्स लगा दिया, ठीक है, इतना ही किया है। अब गाइज इसमें मिलेगा आपको रिबेट। बोलो क्या मिलेगा? रिबेट। इसमें आपको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 89। तो यहां पे लिखो रिबेट अंडर सेक्शन 89। 71 ईयर्स। तो आपके क्वेश्चन में मैंने करेक्शन कराया है। क्वेश्चन में करेक्शन ये कराया है कि यहां पे जो है वो 71 ईयर लिखा है। 71 ईयर, 71 ईयर। एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सोचने दो, सोच लो। हाँ, मुझे एक चुप बैठना, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड, एक सेकंड है। अरे यार चुप बैठो ना, मुझे एक सोचना है एक चीज, क्योंकि उस रुको रुको, एक सेकंड। अरे यार मैं अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अच्छा ये 71 ईयर का 28 मार्च 2025 को हो रहा है, तो ये बंदा 60 साल का कब होगा? मुझे वो डेट बताओ। ये बंदा 60 साल का कब होगा? हाँ, 11 साल पहले होगा। वेरी गुड, मुझे डेट बताओ। हाँ, कौन सा? 28 मार्च 2024। सॉरी, बोला सर क्या कर रहे हो आप करके, ठीक है। हाँ ठीक है, डन डन, बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत।
बस सही, मैं कंफ्यूज था 73 और 71 में, ठीक है। हाँ चलो, बोला क्या सर आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। अरे हो सकता है ना आपको भी। अगर यहाँ 70 करके करेंगे तो भी आंसर निकाल लेंगे, बट मेरे को थोड़ा इंस्टीट्यूट से मैच कराना था इसलिए लिया, ठीक है। चलिए अब आप एक बात समझो पहले। अरे ऐसा मत करो बेचा, साहिली को दिक्कत होती है, ठीक है। अब साहिली बोले मेरे को कभी दिक्कत हुई नहीं। चलिए इधर देखिए, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। इधर देखिए, बोला डेज कैलकुलेट करने में तो ये बोलते आपको भी तकलीफ है, ठीक है। आप हमको बोलते हो डेज कैलकुलेट करने में, आपको भी तो तकलीफ है डेज क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। मान लिया मान लिया मान लिया, मैंने वहां पे 71 ईयर किया है, एक चेंज किया है सिर्फ, ठीक है। हाँ अब एक बात समझना, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन गाइस। ये क्वेश्चन में अभी तक कुछ नहीं किया। इस साल का सैलरी कितना है? 10,20,000, बोलो 10,20,000। अरियर सैलरी कितना मिला? 3,45,000। तो टोटल हो गया 13,65,000 आपका इस साल का इनकम। इस साल की इनकम पे इस साल में टैक्स निकाल दिया। अब एक बात समझना, टैक्स निकालने के बाद आपको एक रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 89, बोलो 89 का रिबेट। अब ये 89 का रिबेट क्या होता है पता है? 89 का रिबेट है, ये हम सीखेंगे नोट नंबर 1 में। और ये नोट नंबर 1 क्या है? अब आप कुछ मत लिखिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। हम सीखने वाले हैं नोट नंबर 1 में, और नोट नंबर 1 में हम एक सीख रहे हैं रिबेट अंडर सेक्शन 89। बोलो क्या सीख रहे हैं? रिबेट अंडर सेक्शन 89। और रिबेट अंडर सेक्शन 89 क्या है पता है? ये रिबेट अंडर सेक्शन 89 है, वो आप एक काम करो, स्टेप नंबर 1 माइनस कर दो स्टेप नंबर 2। आप बोलोगे स्टेप 1 स्टेप 2 क्या डांडिया की बात कर रहे हो? रुको, हम सिखा रहे हैं स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2 लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा रिबेट अंडर सेक्शन 89। तो एक बात समझना, रिबेट अंडर सेक्शन 89 होता है दैट इज द स्टेप नंबर 1 माइनस कर दो आप स्टेप नंबर 2, तो आपको मिल जाएगा रिबेट अंडर सेक्शन 89। अब आप समझिए, हम पहले एक काम करते हैं, नोट नंबर 1 में हम स्टेप 1 पढ़ लेते हैं। तो नोट नंबर 1 में हम पढ़ते हैं कि स्टेप 1 क्या होगा। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं स्टेप 1 में आप एक काम करिए, आप निकालिए टैक्स ऑन करंट ईयर इनकम। मैं जहां जहां सीवाई लिखूंगा मतलब करंट ईयर इनकम इंक्लूडिंग अरियर सैलरी। कि भाई अरियर सैलरी को इंक्लूड करने के बाद करंट ईयर की इनकम पे कितना टैक्स आया वो ले लो, और उसमें से आप एक काम करो लेस कर दो, दैट इज टैक्स ऑन करंट ईयर इनकम, मतलब करंट ईयर की इनकम पे एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी। मींस अरियर सैलरी को आप एक्सक्लूड करके और आप टैक्स निकालो, आपका टैक्स कितना आता है, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, और वो डिफरेंस आएगा ना, इसको हम बोलेंगे स्टेप 1। तो स्टेप 1 में ये क्या करा रहे हैं समझने की कोशिश करना, धीरे धीरे सब चीजें समझ में आएगा। सबसे पहले आप एक काम करो, टैक्स ऑन करंट ईयर इनकम, मतलब करंट ईयर की इनकम पे टैक्स निकालो इंक्लूडिंग अरियर सैलरी, मतलब पुरानी अरियर सैलरी को इंक्लूड करने के बाद आप टैक्स निकालो। एक बात बताओ, करंट ईयर की आपकी इनकम जो है, वो करंट ईयर का सैलरी तो 10,20,000 था, और अरियर सैलरी कितना था? 3,45,000। तो एक बात बताओ, आपका करंट ईयर का इनकम इंक्लूडिंग अरियर सैलरी कितना आया था? 13,65,000। उस पे टैक्स निकाल दो। अरे भाई उसी पे तो टैक्स निकाला है अभी अपन ने उसी पे तो टैक्स निकाला था, कितना आया था? 2,28,280। अब आप एक काम करो, करंट ईयर की इनकम पे टैक्स निकालो एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी। अरियर सैलरी को आप छोड़ो एक बार, तो अरियर सैलरी को आप छोड़ देते हैं, तो मैं बोलूं आपकी इनकम 10,20,000 होगी। हाँ बोलो हाँ। तो 10,20,000 पे टैक्स कैसे आएगा? तो मैं बताऊं, अप टू 3 लाख रुपीज डैश पे डैश। भाई सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं आएगा। 3 लाख से लेके एंड आपका 5 लाख तक की इनकम पे 5% 10,000 आया। एंड गाइस 5 लाख से लेके अप टू
10 लाख तक की इनकम पे 20%, 1 लाख आया। हाँ भाई। एंड 10 लाख से लेके 10 लाख 20 हजार तक की इनकम पे आपका 30%, मतलब 6 हजार आया। अब एक बात करो, इसको टोटल करो, कितना आया? 1,16,000, और इसमें ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना आया? 4640 आ रहा है। हाँ, तो टोटल करो कितना आता है? 1,20,640। तो आप एक काम करो, यहां पे ले लीजिए 1,20,640। तो इसका डिफरेंस कितना आया बताओ? 1,07,000। इसको 600, इसको बोलेंगे अपन स्टेप 1। 1,07,600, दैट इज कॉल योर स्टेप नंबर 1। तो देखो, मैंने स्टेप 1 में क्या निकाला? स्टेप 1 निकालने के लिए आपका 1,07,640 आया। दिस इज द स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है वो अपन अभी देखेंगे। तो देखो, अपन कैलकुलेट कर रहे हैं रिबेट। बोलो रिबेट। 89। 89 का रिबेट कब मिलता है? कि जब आपके पुराने ईयर्स का अरियर सैलरी अगर करंट ईयर में मिल गया तो करंट ईयर में वो टैक्सेबल हो गया, तो आपको एक रिबेट मिलेगा। वो रिबेट कैलकुलेट कैसे करते हैं? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। और स्टेप 1 क्या है पता है? आप एक काम करो, करंट ईयर की इनकम पे टैक्स निकालो इंक्लूडिंग अरियर सैलरी, और उसमें से लेस करो करंट ईयर की इनकम पे टैक्स एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी। जो भी डिफरेंस बचता है दैट इज कॉल्ड योर स्टेप 1। क्या मैं ऐसा इनडायरेक्टली ऐसा बोलूं कि इस साल में ये इतना टैक्स बढ़ गया है ड्यू टू द अरियर सैलरी? क्योंकि अरियर सैलरी नहीं होती तो तुम्हारा टैक्स सिर्फ 1,20,000 आता। अरियर सैलरी की वजह से आपका टैक्स इतना बढ़ गया है, दैट इज कॉल योर स्टेप नंबर 1। अब देखिए स्टेप 2 क्या आता है वो अपन सिखाएंगे। पहले आप इसको एक बार कॉपी करो, पहले इसको कॉपी करो। हाँ, आपने जो लिख रहे थे यहां पे जो लिखा, उसके बाद 4 लाइनें छोड़ दो, 3-4 लाइनें छोड़ दो यहां पे, और उसके बाद लिखिए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 स्टेप 1 के लिए। नोट नंबर 1 में स्टेप 1। चलिए बोलिए डन। अभी तक चल रहा है?
चलिए डन। अरे अभी तक क्या कर रहे हो यार, चलो लिखो। चिन टपाक डंडन, अपने को डंडन बोलने का, चिन टपाक डंडन। जब हो जाए तो बोलना ऐसे, पेन टपाक डंडन, नया चालू करने का, पेन टपाक डंडन। क्या हो गया तो पेन टपाक डंडन, क्या बोलने का, पेन टपाक डंडन। चलो अभी तक अपन ने स्टेप 1 कैलकुलेट किया है। अब चलिए अपन चालू करते हैं स्टेप 2। अपन ने अभी तक क्या चालू किया है, अपन ने स्टेप 2 अभी कर रहे हैं। स्टेप 2 क्या है पता है, लिखिए कंप्यूटेशन, थोड़ा थोड़ा साथ में लिखिए, ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द ईयर, of the years of arrears salary। एक बात बताओ मुझे, अरियर सैलरी कौन कौन से ईयर की दे रखी है? एक तो प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर 11-12, प्रीवियस ईयर 12-13 एंड प्रीवियस ईयर 13-14। अब एक बात बताओ, यहां पे प्रीवियस ईयर 11-12 मतलब असेसमेंट ईयर 12-13, असेसमेंट ईयर 13-14 एंड असेसमेंट ईयर 14-15। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, अभी इस साल में उसकी एज जो है वो 71 ईयर है, तो मुझे बताओ प्रीवियस ईयर 11-12 में उसकी एज कितनी रही होगी? 58 ईयर्स हुई होगी। हाँ हाँ भाई, इस ईयर में 59 ईयर्स रही होगी एंड इस ईयर में उसकी एज 60 ईयर्स हो गई होगी। भाई एक बात बताओ, यही तो डेज कैलकुलेट कराया था। एक बात बताओ, इधर देखो इधर देखो, अगर कोई बंदा उसका जो 71 ईयर कब हुआ है? अरे बोलो ना 70। हाँ अरे भाई डेट बोलो, डेट। 28 मार्च 2025 को वो 71 ईयर का हुआ। तो मुझे बताओ ये 60 साल का कब हुआ था? 60 साल का हुआ होगा 28 मार्च 2014 को। अब एक बात बताओ, तो यहां पे भाई साहब मैं बोलूं यहां प्रीवियस ईयर 13-14 में वो 60 साल का हो गया। हाँ जी बोलो ना, हाँ जी। तो प्रीवियस ईयर 13-14 में वो जो बंदा है वो 60 ईयर्स का हो गया करके, ठीक है। तो देखो 11-12 में उसकी एज रही होगी 58 साल, 12-13 में 59 ईयर्स, 13-14 में 60 ईयर्स। आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ेगा, अभी कराएंगे। हाँ ये क्यों लिख रहे हैं उसको अपन समझते हैं। अब आप एक काम करो, जिस ईयर की जो इनकम है, आप एक काम करो, पहले तो उस ईयर की इनकम लिखो, उस ईयर की टोटल इनकम, उस ईयर की टोटल इनकम लिखो इंक्लूडिंग अरियर सैलरी। उस ईयर की टोटल इनकम लिखो इंक्लूडिंग अरियर सैलरी। उस ईयर की टोटल इनकम इंक्लूडिंग अरियर सैलरी, और उस पे टैक्स निकालेंगे, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग अरियर सैलरी पे।
और इसका जो डिफरेंस ये जो आएगा, इस अमाउंट को अपन जो बोलेंगे, ये जो टैक्स आएगा, इस टैक्स को हम बोल देंगे ए करके। ये जो आएगा इस टैक्स को हम बोल देंगे ए। इसको अपन बोल देंगे ए करके, ठीक है, ए। अब आप एक काम करो, उस साल की टोटल इनकम निकालो। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी। भाई आप करवाना क्या चाहते हो बता दो ना, चुपचाप बताएंगे अभी। हां, और उस पे टैक्स निकालो। टैक्स ऑन टोटल इनकम, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी। और इसको आप बी बोल दो। अब गाइस आप एक काम करो, स्टेप 2 जो है वो आएगा आपका, स्टेप 2 जो है वो आएगा ए माइनस बी। ये तुम्हारा स्टेप 2 आएगा, समझेंगे? हाँ, क्या कर रहे हैं सब समझेंगे करके, ठीक है। ये बोलता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ठीक है, मतलब कुछ भी। चलो इतना लिख के हुआ, इतना लिख लो एक बार के लिए, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द ईयर ऑफ अरियर सैलरी। ये बोलते लॉ बनाने वाले का दिमाग तो देखो, क्या दिमाग। अभी दिमाग नहीं देखा, दिमाग तो ब्रेक के बाद तुम देखोगे एक जगह जो पढ़ाऊंगा वो, उसमें लगेगा बोले क्या किया है ये, क्यों किया है, ये तो मैथमेटिक्स है। चलो ये हो गया। कितने लोग स्टिल कॉपिंग, रेज योर हैंड। चलो कॉपी करो। अब एक बात बताओ, अब है ना, अब आप रुक जाओ, कुछ मत लिखो, सिर्फ आप अपनी क्वेश्चन बुक को देखो। अब आप अपनी क्वेश्चन बुक को देखो, और क्वेश्चन बुक में आपने वहां 71 ईयर्स कर लिया। अब एक बात बताओ, आपको क्या करना है पता है? देखो, आपको जिस ईयर की अरियर सैलरी है ना, उस ईयर में टैक्स निकालना है वापस से, कि इंक्लूडिंग अरियर सैलरी और माइनस करना है एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी करके टैक्स माइनस करना है। मुझे एक बात बताइए, आप बताओ मुझे टोटल इनकम प्रीवियस ईयर 11-12 का कितना है इंक्लूडिंग अरियर सैलरी करके बताओ मुझे। तो आप एक काम करो, 11-12 प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम इंक्लूडिंग अरियर सैलरी करते करते कितना आता? कितना आता? 8,13,000 आया। अब एक बात बताओ, अगर एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी करते तो कितना आता? 7 लाख। आप कुछ मत करना, ठीक है, कुछ मत करना, लिखना मत। अब अपन एक काम करते हैं, पहले अपन 11-12 के लिए टैक्स निकालते हैं इंक्लूडिंग अरियर सैलरी पे, मतलब अरियर सैलरी को इंक्लूड करने के बाद टैक्स कितना आएगा, तो वो अपन सीखते हैं नोट नंबर 1 में। और एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी पे टैक्स कितना आएगा वो अपन यहां सीख लेंगे नोट नंबर 2 में। अब आप एक काम करिए, चुपचाप जो है वो पिछले पेज पे जाइए, मतलब वहीं पे आप लिखिए मत, सिर्फ आप क्वेश्चन बुक पे रहेंगे। क्वेश्चन वाली बुक में मुझे बताइए, आपका वो जो साल है प्रीवियस ईयर 11-12, प्रीवियस ईयर 11-12 के लिए टैक्स रेट क्या दे रखी है? तो प्रीवियस ईयर, जहां ये असेसमेंट ईयर वाइज दे रखा है, तो आप एक काम करो, असेसमेंट ईयर के नीचे लिख लो प्रीवियस ईयर 11-12, यहां लिखो प्रीवियस ईयर 12-13, एंड यहां लिखो प्रीवियस ईयर 13-14। अब एक बात बताओ, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, 11-12 प्रीवियस ईयर में उसकी एज कितनी थी? 58। तो मैं बोलूं वो उस साल में सीनियर सिटीजन नहीं था, तो नहीं था तो उसके लिए ये सीनियर सिटीजन वाला स्लैब नहीं लगेगा, उसके लिए ये नॉर्मल वाला स्लैब लगेगा 1,60,000 वाला। अरे भाई, उसके लिए 1,60,000 वाला स्लैब लगेगा ना,
तो अब अपन एक काम करते हैं, ये 1,60,000 वाला स्लैब है, इससे मैं टैक्स निकाल रहा हूं। रुकना रुकना रुकना, आप कुछ मत लिखना। तो सबसे पहले मैं गया नोट नंबर 1 में, और नोट नंबर 1 में मैंने टैक्स निकाला, टैक्स ऑन 8,13,000। तो 8,13,000 पे अब एक बात बताइए, उस ईयर का टैक्स रेट क्या था? पहले 1,60,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगता था। अरे बोलो ना हाँ, 1,60,000 से लेके एंड हाँ 5 लाख तक कितना था टैक्स रेट? 10%। तो कितना आता है बताओ? कैलकुलेटर हाथ में रखो, कैलकुलेटर हाथ में रखो फटाफट, कितना आता है? 34,000। अब एक बात बताओ बेटा, 5 लाख से लेके और कहां तक? 8 लाख तक। 5 लाख से लेके 8 लाख तक कितना था? 20% मतलब कितना? 60,000 आएगा। अब एक बात बताओ, 8 लाख से लेके एंड 8,13,000 तक कितना था? 30%, कितना आएगा? 3,900। तो टोटल कितना आया? 97,000। अब एक बात बताओ, उस टाइम पे आपका एजुकेशन सेस भी लगता था। लास्ट लाइन में दे रखा है एजुकेशन सेस 3% लगता था। 2% तो भैया आपका जो है वो सीनियर सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस ऐसा कुछ दे रखा है। तो 3% कितना आया बताओ? 2,937। तो टोटल कितना टैक्स आया? हाँ 1,00,837। अब एक बात बताओ, उस साल में अगर मान लो एक्सक्लूड अरियर सैलरी है तो टैक्स कितना आएगा? तो नोट नंबर 2 दैट इज टैक्स ऑन, अगर अरियर सैलरी नहीं था तो भैया टैक्स कितना? 7,10,000 पे आया होगा। तो 7,10,000 पे वापस वही वाला स्लैब रेट फॉलो करना है। तो अप टू बेटा 1,60,000 तक कोई भी टैक्स नहीं आएगा, डैश पे डैश। उसके बाद 1,60,000 से कहां तक लेना है? 5 लाख तक। 10% 34,000 आएगा, कैलकुलेटर से भी सेम ही आएगा। एंड 5 लाख से लेके 7 लाख 20% कितना आएगा? कितना? 42,000। टोटल कितना हुआ? कितना? 76,000। ऐड करिए, एजुकेशन सेस 3%। हाँ 2280। तो टोटल कितना हुआ? 78,000। अब आपको क्या करना है, ये दोनों अमाउंट आप पुट करने हैं। तो देखो, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग अरियर सैलरी कितना है? 1,00,837। तो 1,00,837 और एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी कितना है? 78,280। दोनों का डिफरेंस कितना है? 22,11 22,557। सही है। तो 22,557 रुपया है, ये उन दोनों का डिफरेंस है। मतलब उस ईयर का मैंने पहले टोटल इनकम लिया इंक्लूडिंग अरियर सैलरी, उस पे टैक्स निकाला। उस ईयर का टोटल इनकम लिया एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी, उस पे टैक्स निकाला, और उन दोनों का डिफरेंस ले लिया। अब आप एक बात बताओ, अगले साल का जो आपका प्रीवियस ईयर 12-13 है, आप बताइए उस ईयर का टोटल इनकम इंक्लूडिंग अरियर सैलरी कितना होगा? बताओ बताओ कितना होगा? आप एक बार अमाउंट बताओ। 9,42,000। और एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी कितना है? 8,25,000। उसके अगले साल का बताओ, इंक्लूडिंग अरियर सैलरी कितना आएगा? 10,75,000। और एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी 9,50,000। अब इन दोनों अमाउंट पे भी हम टैक्स निकालेंगे उन ईयर की टैक्स रेट लेके। तो ये अपन सीखेंगे नोट नंबर 3 में, ये सीखेंगे नोट नंबर 4 में, ये सीखेंगे नोट नंबर 5 में, और ये सीखेंगे नोट नंबर 6 में। साथ साथ में लिखना चाहोगे? तो चलो पहले एक काम करो, ये कॉपी करो।
पहले ये अमाउंट है, ये कॉपी करो। ये स्लैब रेट कहां से आई है? ये एग्जाम में आज तक क्वेश्चन कभी आया नहीं है, जहां 3-3 साल का अरियर सैलरी दे रखा है, ऐसा नहीं आया। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एक साल में क्या ये क्यों कर रहे हैं, मैं इसका लॉजिक बताऊंगा थोड़ी देर बाद, रुक जाओ एक बार, सब मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ये आ जाए तो फिर एक ही करेंगे क्वेश्चन, 3 घंटे 1.5 घंटे का तो पेपर होता है, 1.5 घंटे में एक ही करना पड़ेगा फिर। चलो ये तो हो गया। हाँ जी, ये झालं ऊपर वाले तो अमाउंट हुए। चलो अब ये नोट 1 और 2 कॉपी करो। मानस लास्ट में देखेंगे, वो रुक जा थोड़ी देर। बोलो डन। हाँ जी, चलिए बोलिए डन। अरे यार अभी तक अगर टेबल वाला भी नहीं हुआ ना, तो फिर लिखो। अब नोट नंबर 3 एंड इधर आएगा नोट नंबर 4। नोट नंबर 3 आपको टैक्स किस पे निकालना है? टैक्स ऑन 9,42,000। तो निकालो 9,42,000 पे। और दूसरा जो वहां तुम्हारा टैक्स ऑन 825, टैक्स ऑन 8,25,000। बट उस ईयर का स्लैब रेट लेना है, उस ईयर में भी वो सीनियर सिटीजन अभी तक नहीं हुआ, तो नॉर्मल वाला स्लैब रेट लो। तो उस ईयर में देखो आई थिंक अप टू 1,80,000 तक कोई टैक्स नहीं है। हाँ 1,80,000 पर आयुष पे आयुष है, और 180 से लेके और 5 लाख रुपए तक आई थिंक 10% है। तो कितना आएगा? 32,000। उसके बाद 5 लाख से लेके एंड 8 लाख तक
20%, कितना आएगा? 60,000। एंड गाइस 8 लाख से लेके 9,42,000, 30%। टोटल कर लो। क्या नॉलेज है बेटा, करना भी है साथ साथ में। हाँ, सिर्फ टोटल करके ही नहीं देना है मुझे, ठीक है? ऐड करिए। एजुकेशन सेस 3%, तो टोटल हो जाएगा 138। ऐसे का ऐसे अब 8,25,000 रुपये निकालो। तो ऐसे का ऐसे अब आप एक काम करो, 8,25,000 रुपये निकालो। तो जब आप 8,25,000 रुपये टैक्स निकालोगे, आपने क्या करना है? 8,25,000 रुपये टैक्स निकालो। तो बाबू 8 लाख से लेके 8,25,000 तक 30%, कितना आया? 7,500। वेरी गुड बेटा, टोटल करो 99, ऐड करिए एजुकेशन सेस। क्या नॉलेज है यार आप लोगों में। 3%, 29, टोटल कितना हुआ? 1,04,85, 1,02,485। अब एक काम करो, इन दोनों अमाउंट को पहले टेबल में पुट करके आए या बाद में करेंगे? बाद में करेंगे। चलो तो नोट नंबर 5 एंड 6 ले लो। तो नोट नंबर 5 एंड नोट नंबर 6। अब देखो, आपका नोट नंबर 5 मतलब आपका उस ईयर में आपका इनकम कितना है? 10,75,000। तो पहले निकालिए टैक्स ऑन 10,75,000, और उसके बाद आप इधर टैक्स निकालिए, टैक्स ऑन 9,50,000। अब एक बात बताइए, उस ईयर में वो सीनियर सिटीजन हो गया ना, तो भाई साहब उस ईयर में आप जो टैक्स रेट यूज करोगे वो कौन सा करोगे पता है? देखो यहां पे पहले और दूसरे साल में तो सीनियर सिटीजन वाला नहीं करोगे, बट तीसरे साल में आप सीनियर सिटीजन वाला करोगे, ये नहीं करोगे। तो आपको ये 2.5 लाख वाला जो स्लैब रेट है ना, वो आपको यूज करना पड़ेगा। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख सीनियर सिटीजन हो गया ना इस साल में। तो अरे बोलो हाँ। तो अब आप 2.5 लाख वाला स्लैब रेट यूज करेंगे यहां पे। तो देखिए, अप टू 2,50,000 आयुष पे आयुष, आयुष पे आयुष। इस बैच का ब्रांड एम्बेसडर आयुष है, पता है तुमको? आयुष एंड साइली दो ही लोग हैं। 5 नहीं 10% है सर। साइली तो है, साइली तो खास है इस बैच की। लास्ट बैच में कशिश थी करके, ठीक है? अप टू 10 लाख। लास्ट बैच में वो लड़की ने, पता है, एक लड़के को मार दिया उसने, कशिश ने, झगड़ा हो गया था उनका। अरे भाई साहब, ऐसे कुछ वैसे बीच में खड़ा था और मतलब वो ऐसा कुछ जैसा 2 दिन पहले हुआ था यहाँ पे। हाँ, लड़ाई यहाँ पे भी मैंने सुना जोरदार हुई, मजा आया, लोगों ने वीडियो बनाया मैंने सुना। भाई साहब मेरे को बताना ना, नहीं है कैसे बात? कैप्शन में डाला है पैसा वसूल, कहां डाला है वीडियो? चलो हाँ, अगर हो तो मुझे बता। यार मैं क्या गलत कर रहा हूं, क्या सही है? हाँ, 10 लाख से लेके अप टू, इतना लिख के मेरे हाथ दर्द करने लग गए, पता है? कितना आया टोटल करो? 1,47,500।
ऐड करिए एजुकेशन सेस, ओ ओ ओ हम्म, कितना आया 151,925। उसके बाद टैक्स ऑन 9,50,000 करो तो बाबू 2.5 लाख पे डैश पे आयुष, ये बोल रही है नहीं डैश पे आयुष नहीं, आयुष पे डैश। मतलब इसमें क्या फर्क पड़ेगा? फर्क है बेटा, तू जो समझ रही है ना, तुमको भारत रत्न मिलना चाहिए करके, ठीक है। बाद में ये लोग बोलते हैं ना सर डबल मीनिंग बातें करते हैं, हमने तो आज तक कोई डबल मीनिंग बात नहीं की। ये बच्चे ही इतने क्या बोले, मतलब इतने। चलिए 25,000, 5 लाख अप टू 9,50,000 कितना आया? 1,15 ऐड कर दीजिए हेल्थ एजुकेशन सेस 3,450 118,450। हाँ जी। अब ये जो अमाउंट है इनको अपन, ये इतना हुआ क्या पहले? कितने लोग स्टिल राइटिंग ये वाला? तुम बेटा सच बताओ पीछे रह जाओगे कहीं ना कहीं पे लिखने में। बेटा एग्जाम में फटाफट लिखना है, ठीक है। मतलब आगे आजू बाजू वाले को ऐसे डिप्रेशन आ जाए, जैसे 10 मिनट में बोलने का एक्स्ट्रा कॉपी सर, ठीक है। मतलब एग्जाम चालू हुआ 2 बजे और 2:20 पे अगर आप बोलो एक्स्ट्रा कॉपी, तो आजू बाजू वाले सब देखने लग जाए, भाई हमारे तो 3 पेज नहीं भरे अभी तक करके, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा कॉपी मांग रहा है। हाँ बट एक्स्ट्रा कॉपी इतनी लगनी चाहिए नहीं एग्जाम में, पता है। जिसको ज्यादा एक्स्ट्रा कॉपी लगती है ना, वो उसका चांसेस बहुत ज्यादा रहता है पास नहीं होने का, मेरे को ऐसा लगता है। होता है, मैंने तो देखा। अब कुछ कुछ तो भाई वो लिखते ही अब एक पेज पे एक लाइन लिख के पेज अगला, ऐसा थोड़ी चलता है। 5 कॉपी भरी थी तूने फाउंडेशन में, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। मैंने तो आज तक पता नहीं एक किसी सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा कॉपी ली। इंस्टीट्यूट जो कॉपी देती है वो सही हिसाब से ही देती है कि इतना लिख लो बहुत है। चलिए, बट जैसे ही बोलते हैं ना एक्स्ट्रा कॉपी, आजू बाजू वाले को ऐसे धड़कन तो बढ़ जाती है। आप अगर तीसरे पेज पे हो, चौथे पेज पे हो और 28 पेज की कॉपी है और कोई बोले एक्स्ट्रा कॉपी, तो आपको लगता है भाई रहने दो, हमजा हो गया। हाँ? लास्ट में जाके वो कट मारते हैं। ओ सिर्फ वो दूसरों को डिप्रेशन में लाने के लिए ऐसा करते हैं। तू भी करता है क्या? ये स्ट्रेटेजी है। चलो अब एक काम करो, जो जो अमाउंट आए ऊपर अपन फिल कर रहे हैं, मुझे बताइए ये 1,00,837,942 पे नोट नंबर 3 में कितना टैक्स आया बताओ? 1,38,000। नोट नंबर 4 में 1,02,000। उसके बाद 5 में 151,925 एंड नोट नंबर 6 में 1,18,450। डिफरेंस निकालो, नोट 3 एंड नोट 4 में से लेस करो। 30 कितना है? 153। दूसरे का 475। टोटल करो इन डिफरेंस का तीनों का। तीनों का टोटल करके बताओ। 92,185। ये तुम्हारा आया स्टेप नंबर 2।
90 टू 185। अब ऊपर जाके जहां स्टेप नंबर 2 की जगह छोड़ी है लिखो 92,000 कितना आया था। तो बेटा स्टेप 1 और स्टेप 2 का डिफरेंस कितना आया 15,455। इसको लेस कर दो, ये जो बचेगा इट इज कॉल योर नेट टैक्स पेबल। अभी बताता हूं ये किया क्या है। 212। अभी मैं बताता हूं आपने किया क्या है। 1 घंटा हो गया इस क्वेश्चन को करते हुए, एग्जाम में आ जाए तो भैया 1 घंटा तो इसी में लग जाएगा फिर। हां मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन में क्या किया है क्या है। चलिए चुटकी ये स्टेप 2 है। हां जी चलिए सब लोगों का झालं। अब ये समझना हुआ क्या है इसमें। ए भाई कितने लोग स्टिल राइटिंग, क्या लिख रहे हो तुम, क्या लिख रहे हो ये, या ऊपर वाला वो रिबेट लेस करने के बाद वो स्टेप नेट टैक्सेबल, नेट टैक्स पेबल ऐसा लिखना था, या नेट टैक्स लाइबिलिटी कर दो इसको। नेट ये बोले सिर्फ 15,455 रुपए के रिबेट के लिए इतना करना पड़ा, इतना तो ये डिजर्व ही नहीं करता अमाउंट ही। चलो एक अरुण बोडानी है, वो नींद में ही रहता है, वो पता नहीं बोलता है ये क्वेश्चन तो मैंने 9th स्टैंडर्ड में किया था, लेग में रहता है, वो कुछ भी बोलता है पता है तुमको, वो अटेंशन के लिए कुछ भी बोलता है, बोलता है ये क्वेश्चन मैंने 9th में किया था। ठीक है कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कुछ भी बोलते हैं। हाँ जी लास्ट टाइम क्या हुआ पता है तुमको, लास्ट टाइम के बैच में एक बच्चे ने कुछ ऐसा गलत कमेंट कर लिया। ठीक है मतलब गलत कमेंट मतलब उसने कुछ ऐसे ही, छोटे बच्चे होते हैं कुछ भी लिख लेते हैं, तो कुछ भी ऐसा कमेंट कर लिया और नहीं मैं वो बता भी नहीं सकता, वैसा उसने कुछ ऐसा लिखा सम ऐसा मतलब कास्टिज्म वाला कुछ ऐसा कमेंट था जो बहुत ही गलत था, मतलब कुछ ऐसे किसी का एग्जाम्पल दिया और उसके बारे में बेचारे के बारे में कुछ भी लिखा उसने। मैंने उसको फोन किया शाम को, ठीक है उसका नंबर तो हमको मिल ही जाता है कि कौन है ये, फोन किया उसको मैंने बोला भैया ये आपने क्या लिखा था, ये बोला मैंने तो लिखा ही नहीं। मैंने कहा फालतू बात मत कर, मैं पुलिस स्टेशन आया हूं अभी। ठीक है तो बोलता मेरे फ्रेंड को मैंने आज मेरा लॉगिन आईडी दिया था और उसने लिखा होगा। मैंने कहा बता फ्रेंड का नाम, फिर जैसे ही मैंने बोला फ्रेंड का नाम बता तो बोला सर रहने दो प्लीज, और वो रोने लग गया। ठीक है मतलब जोर जोर से रो रहा है, सर मैं ना यहाँ दिल्ली में मेरे बुआ के यहाँ रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, मैं मर जाऊंगा सर। ठीक है मेरे पे कुछ भी ऐसा एक्शन लिया तो मैं आज का आज मर जाऊंगा। ठीक है भाई मैंने कहा मैं उसको डराने के लिए कॉल किया था मैं थोड़ी देर बाद मैं डर गया उसके बाद वो रोए जा रहा है रोए जा रहा है रोए जा रहा है। मैंने बोला ठीक है चल तुझे माफ कर दिया। ठीक है बोला आज के बाद से जिंदगी में मैं लिखूंगा ही नहीं सर मैं मैसेज लिखना ही छोड़ देता हूँ। ठीक है तो मैंने कहा भाई तूने क्यों लिखा, ये बोला सर मैं ऐसे ही मतलब मैं बहुत बुरा इंसान हूं मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं। ठीक है मैं बहुत बुरा इंसान हूं सर, मैं बहुत पापी हूं ठीक है मतलब वो बोल रहा है। मैंने कहा ठीक है अब मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा अब अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है तू पास हो जाना। तो बोला हाँ सर मैं बहुत ट्राई करूंगा बहुत मेहनत करूंगा करके। ठीक है ऐसा एक बच्चा था तो उसका बेचारे का हाँ पता नहीं, फिर मैंने कभी कनेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है
और उसने भी नहीं किया। अगर पास हुआ होता तो वो बोल देता सर मैं वो था जिसको आपने सुनाया था, वो बोल देता अगर वो हुआ होता तो। बट उसके लक्षण लग नहीं रहे थे करके, ठीक है। लक्षण लक्षण इज डिफरेंट, लक्षण इज डिफरेंट। लक्षण मतलब क्या होता है क्या? सिम्टम। लक्षण मीन्स एटिकेट्स। आप मारवाड़ी होंगे तो समझ में आएगा, जब मम्मी बोलती है तेरे में एक भी लक्षण नहीं है, ठीक है, तो मारवाड़ी गुजराती में ये बोला जाता है कि तेरे में लक्षण नहीं है, ठीक है, तो इट्स कॉल्ड लक्षण। चलिए इधर देखिए सब लोग, इसमें आपने क्या किया इस क्वेश्चन में? भाई ए लास्ट वाले देख, इधर देख, दाढ़ी वाले इधर देख, हाँ देख, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? सबसे पहले मुझे बताओ, ए भाई सबका ध्यान 2 मिनट, हाँ, ये स्टोरी समझाई थी इसलिए क्योंकि ये समझ में आ जाए, ठीक है, नहीं तो इतना लिख लिख के परेशान हो गए थे। हाँ इधर देखो, सबसे पहले हमने लिखा इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या लिखा? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में इस साल का सैलरी लिखा, उसमें अरियर सैलरी जो आ गया करके, ठीक है, वो इसमें ऐड कर लिया। क्या किया? अरियर सैलरी ऐड कर लिया, क्योंकि अरियर सैलरी का मतलब ऐसी सैलरी जो पुराने सालों की थी लेकिन इस साल में मिला है तो टैक्स इस साल में लगेगा। तो भाई साहब अरियर सैलरी को ऐड करके और हमने टैक्स निकाल दिया, तो 2,28,280 टैक्स आया। अब लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं कि हम आपको इसमें से एक रिबेट देंगे 89 की, और ये रिबेट लेने का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह ऐड करने के बाद, क्योंकि अपन ने एक रिबेट 87A पढ़ा था, वो तो पहले ही मिल जाता था, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले ही मिल जाता था। ये मिलता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने के बाद। अब ये रिबेट कैलकुलेट कैसे करने का पता है? बड़ा सिंपल है। रिबेट कैलकुलेट करने के लिए ये लोग बोलते हैं आप एक काम करो, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करो। स्टेप 1 में एक काम करो कि करंट ईयर का इनकम पे टैक्स निकालो इंक्लूडिंग अरियर सैलरी, और करंट ईयर की इनकम पे टैक्स निकालो एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी। मतलब अरियर सैलरी को ऐड करने के बाद जो टैक्स आता है वो लो, एंड आप एक काम करो करंट ईयर पे टैक्स निकालो एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी, और जो भी डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड स्टेप नंबर 1। मतलब इतना टैक्स जो इस साल में ज्यादा आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? अरियर सैलरी की वजह से आ रहा है। अब आप एक काम करो भाई, अरियर सैलरी जिस ईयर का है उस ईयर का टैक्स निकालो इंक्लूडिंग अरियर सैलरी, और उस ईयर का टैक्स निकालो एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी, और उसका डिफरेंस ले लो। मतलब एक बात बताओ, आपका अरियर सैलरी प्रीवियस ईयर 11-12 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? 11-12 से रिलेटेड। तो प्रीवियस ईयर 11-12 का आपका जो इनकम है वो कितना था? 7,10,000 था। अरियर सैलरी को ऐड कर दिया तो 8,13,000 है। अब एक बात बताओ, अरियर सैलरी पे उस ईयर में टैक्स नहीं लगा होगा? भाई अरियर सैलरी पे उस ईयर में टैक्स नहीं लगा होगा ना। उस ईयर में तो अरियर सैलरी पे टैक्स कौन से ईयर में लगेगा? जिस ईयर में मिलेगा। तो उस ईयर में टैक्स नहीं लगा होगा, मतलब मैं आपको बोलूं उस ईयर में टैक्स आपने 7,10,000 पे भरा होगा, आपने इतना टैक्स भरा होगा। हां, अगर अरियर सैलरी उस ईयर में टैक्सेबल हो जाती तो आपको इतना टैक्स लगता। तो मैं बोलूं उस ईयर में आपको इतना टैक्स नहीं लगा था। यही वाली बात हो गई। या मैं ऐसा बोलूं कि भाई इन तीनों सालों का टोटल किया डिफरेंस का तो 92,185 ऐसा टैक्स है जो अगर उस ईयर में ये सैलरी टैक्सेबल हो जाती तो उतना ही लगता आपको। हाँ, तो अभी भी उतना ही लगेगा, अभी भी उतना ही लगेगा। तो एक बात बताओ, आपको अरियर सैलरी पे करंट ईयर में तुम्हारा ज्यादा टैक्स कितना लग रहा है? 1,07,640 लग रहा है। भाई उस ईयर लगता तो कितना लगता हमारे को? 92,185। तो दोनों का जो डिफरेंस है उसका आप रिबेट ले लो, क्योंकि इस साल में अरियर सैलरी आने से आपकी टोटल इनकम बढ़ गई और आपका टैक्स है वो ज्यादा लग रहा है करके, ठीक है, तो इसमें 15,455 का आपको रिबेट मिल जाएगा। तो रिबेट कैसे कैलकुलेट करने का? इधर देखो, सबसे पहले
करंट ईयर का इनकम, करंट ईयर का सैलरी इंक्लूडिंग अरियर सैलरी पे टैक्स निकालो, माइनस करो एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी पे जो टैक्स आता है वो माइनस कर दो, डिफरेंस ले लो। उस साल का, जिस ईयर का वो अरियर सैलरी है, उस ईयर का टैक्स निकालो, इंक्लूडिंग अरियर सैलरी और एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी करके जो टैक्स आता है वो लेस कर दो। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, उतने का रिबेट ले लो। मतलब लॉ मेकर्स कहना क्या चाहते हैं पता है? कि मान लो देखो अरियर सैलरी इस साल मिल रहा है, इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ये तो डिस्प्यूट था ना, ये तो डिस्प्यूट की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर मान लो अरियर सैलरी उन्हीं ईयर में टैक्सेबल हो गई होती तो कितना टैक्स आता देखो। तो मेरी अरियर सैलरी अगर उन्हीं ईयर में टैक्सेबल हो गई होती तो मेरे को सिर्फ 92,185 का ज्यादा टैक्स आता। क्योंकि आपने कैसे निकाला कि हर साल में अरियर सैलरी ऐड करके टैक्स निकाला, अरियर सैलरी अलग करके टैक्स निकाला, तो इतना टैक्स उन ईयर में लगता ज्यादा अगर अरियर सैलरी उन्हीं ईयर्स में टैक्सेबल हो गई होती तो। लेकिन अब अरियर सैलरी टैक्सेबल हो रही है तो मुझे एक्स्ट्रा टैक्स है वो 1,07,640 लग रहा है। तो इन्होंने बोला टेंशन मत लो, अब आपको ज्यादा टैक्स लग रहा है ना अरियर सैलरी की वजह से, तो बोला उस साल में अगर टैक्सेबल हो जाता तो कितना टैक्स लगता, 92,185, और इस साल में टैक्सेबल हो रहा है अरियर सैलरी, उसकी वजह से ज्यादा टैक्स आ रहा है 1,07,640। दोनों का डिफरेंस है, हम रिबेट दे देते हैं आपको। मतलब सिंपल सी चीज है कि हम आपको 92,185 ही है वही अरियर सैलरी पे टैक्स इस साल में ले रहे हैं। तो देखो अब मैंने जो बताया पूरा उसको मैं 1 मिनट में पूरे को रिवाइज करा रहा हूं। देखो अरियर सैलरी से रिलेटेड कभी आज तक एग्जाम में इतना बड़ा कभी क्वेश्चन आया नहीं है। इसमें तो 3 साल थे, बट हो सकता है एग्जाम में 1 साल का पूछा जाए कि मान लो इस साल में आपकी अरियर सैलरी मिली बट वो अरियर सैलरी 3 साल पहले की है। तो 3 साल पहले के तो आपको क्या करने का, देखो बड़ा सिंपल है। अरियर सैलरी अगर आपको इस साल मिली तो पहले इस साल में आप इसको टैक्सेबल करो, इसको टोटल इनकम में जोड़ो, इस पे टैक्स निकालो और टैक्स निकालो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करो, फिर आप एक रिबेट ले लो। रिबेट कैलकुलेट कैसे करना है, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। और स्टेप 1 में एक काम करो, आप करंट ईयर का इनकम इंक्लूडिंग अरियर सैलरी करके जो टैक्स आया एंड करंट ईयर का इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी करके जो टैक्स आया उसका डिफरेंस ले लो। मतलब इतना टैक्स लग रहा है अरियर सैलरी पे। अब जिस ईयर का अरियर सैलरी है उस ईयर का टैक्स निकालो इंक्लूडिंग अरियर सैलरी और टैक्स निकालो एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी, उसका डिफरेंस ले लो। मतलब इतना टैक्स पहले नहीं भरा है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, वो डिफरेंस आपका रिबेट हो जाएगा अंडर सेक्शन 89। ये रिबेट आपका 89 हो जाएगा। ये रिबेट कब मिलता है, जब आपकी अरियर सैलरी इस साल में टैक्सेबल हो रही है। मतलब कोई पुराने सालों की अरियर सैलरी थी और वो इस साल में टैक्सेबल हो रही है, तो उस केस में ये रिबेट आपको मिलता है। डन डना डन डन। 10 मिनट का लीजिए ब्रेक। और यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक, बोलो डन विथ माई ब्रेक। चलिए अब अपन आज का आपको मैंने डन वो क्या बोलते हैं ब्रेक बढ़ा दिया है, ठीक है, ब्रेक ज्यादा दिया है ना, ब्रेक ज्यादा ब्रेक दिया है ना आज। हाँ फालतू झूठ मत बोलो करके, ठीक है, मैंने ज्यादा ब्रेक दिया आज। चलिए अब एक काम करो आप लोग, आपको पता है वहां पे आप 1-2 पेज छोड़ के आए थे, चलो वहां पे क्या हुआ। ओ भाई साहब, आपको पता है वहां पे एसपीएफ और आरपीएफ के बाद 2 पेज छोड़ के आए थे आप लोग, चलो वहां पे, चलिए वहां पे चलिए आप लोग। श्रीधर भैया, श्रीधर भैया अपन चलेंगे पार्टी करने। हाँ अपन, मैं जब वापस आऊंगा ना अपन पार्टी करेंगे पक्का वाला, ठीक है। हाँ चलो इधर देखो सब लोग। अब एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, इधर देखो सब लोग, अपने पास है अभी 1 घंटा है, 1 घंटा है, 45 मिनट्स ही है क्या, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, 45 मिनट्स में काफी हो जाएगा। आपको पता है अपन ने आरपीएफ पढ़ा था, बोलो आरपीएफ। एक बात समझना, मैंने आपको पढ़ाया था ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बोलो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है उसको अपन इग्नोर करते थे, बोलो इग्नोर करते थे। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट होता था, एंड इंटरेस्ट आता था वो भी एग्जेम्प्ट होता था,
और रिटायरमेंट पे टाइम मिलता था वो भी एग्जाम था। एसपीएफ में सब एग्जाम था। आरपीएफ में क्या होता था कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका इग्नोर होता था। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जाम कितना था? 12% ऑफ द सैलरी। इंटरेस्ट आता था वो भी क्या होता था? एग्जाम। सिर्फ 9.5% तक एग्जाम होता था। अब एक बात समझना, और जब लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलता था वो भी क्या था? एग्जाम। लेकिन वो 5 साल का सर्विस होना चाहिए एंड ऑल वो था। अब एक चीज समझना गाइस, हुआ क्या, यहां मैं एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं। देखो एसपीएफ के केस में, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के केस में, बोलो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एंड आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो होता तो इग्नोर है, और उस पे जो इंटरेस्ट आता है, देखो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आया वो पूरा एग्जेम्प्ट है एसपीएफ में। और बेटा यहां पे भी इंटरेस्ट जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे है वो एग्जेम्प्ट है 9.5% पर एनम। लेकिन गाइस अब हुआ क्या, लॉ मेकर्स हमारी निर्मला सीतारमण जी ने ये देखा। अब होता क्या था, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं मेरी बात करता हूं कि मैं मेरी कंपनी में बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड में एम्प्लॉय डायरेक्टर हूं, तो मैं एम्प्लॉय हूं। अब मैं क्या करता था पता है, हर साल मैंने एक पीएफ बना दिया, और पीएफ में क्या किया कि भाई साहब हर साल मैं खुद ही कंट्रीब्यूट करता था 1-1 करोड़ रुपया। अब 1 करोड़ पीएफ में कंट्रीब्यूट कर लिया, और उस पे जो इंटरेस्ट है वो हर साल, अगर आरपीएफ है तो 9.5% तक तो एग्जेम्प्ट है, तो 9.5% तक एग्जेम्प्ट, तो मजा आ जाएगा ना। 9.5% तक भी आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है करके, उस पर कोई टैक्स तो नहीं लग रहा। तो लोगों ने ऐसा करना चालू किया, जो ऐसे एम्प्लॉय थे, जो एम्प्लॉय डायरेक्टर थे, वो क्या करते थे, आरपीएफ में खुद का कंट्रीब्यूशन 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते थे, और 9.5% तक एग्जेम्प्ट है। तो हमारी निर्मला सीतारमण जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने देखा कि ये लोग चिटिंग कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय क्या करता है, जो ऐसे डायरेक्टर एम्प्लॉय होते हैं उनको पता है कि मार्केट में एफडी कराएंगे तो कितना पैसा मिलेगा, 7% 6% मिलता है, और एफडी का पैसा है वो टैक्सेबल भी होता है, उस पे 30 35 40% टैक्स लग जाएगा करके। ठीक है, बेटर है ना कि आरपीएफ में पैसा डलवाओ। एम्प्लॉय, मैं एम्प्लॉय बन गया कंपनी का, और मैं करोड़ों रुपए आरपीएफ में डालता हूं, और मान लो मैं डालता हूं तो उस पे जितना भी भैया इंटरेस्ट मिलेगा 9.5%, और आरपीएफ में मान लो 9.5% ही इंटरेस्ट आता है, तो 9.5% पूरा एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट हो गया ना, कोई टैक्स ही नहीं लगा, तो लोगों को मजा आ गया। तो निर्मला सीतारमण जी ने बोला ऐसा कैसे, और निर्मला सीतारमण ने एक लिमिट डाल दी मैडम ने, कि अगर आप आरपीएफ एंड एसपीएफ में एम्प्लॉय है वो 2.5 लाख रुपए तक डालेगा, तो उस पे 2.5 लाख रुपए तक हर साल डाला, और उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो एग्जेम्प्ट है, पूरा एग्जेम्प्ट या 9.5%। बट 2.5 लाख के ऊपर डाला तो उस पे जितना इंटरेस्ट आएगा वो पूरा टैक्सेबल है। मतलब अगर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया या तो आरपीएफ में या एसपीएफ में, तो एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है अगर वो 2,50,000 तक कंट्रीब्यूशन है तो कोई दिक्कत नहीं, बट 250 के ऊपर वाला कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का, तो उस पे जो इंटरेस्ट आएगा ना वो पूरा टैक्सेबल होगा, उस पे बेटा ये 9.5% वाला एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, या जो यहां पे जो एग्जेम्पशन था वो नहीं मिलेगा। तो एम्प्लॉय ने अगर 2.5 लाख रुपए तक हर साल कंट्रीब्यूशन किया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर किया तो ऊपर वाले जो कंट्रीब्यूशन पे जो इसको इंटरेस्ट आएगा दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, उस पे कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एम्प्लॉय बेचारा खुद ही कर रहा है, बस एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता, मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, सिर्फ एम्प्लॉय बेचारा खुद ही डाल रहा है, यहां पे करके खुद ही कंट्रीब्यूट करता है, तो इस लिमिट को 5 लाख रखा है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसने 5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन किया तो उस पे जो इंटरेस्ट रहेगा उस पे ये एग्जेम्पशन मिलेगी। बट अगर 5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया तो ज्यादा वाले पे नहीं मिलेगी। बट अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये लिमिट फिर 2.5 लाख की ही रहेगी। चलिए जैसा वो 2 पेज लिखे थे उसमें हेडिंग दे दीजिए, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स, हेडिंग दीजिए, जो 2 पेज छोड़े थे वहां पे लिखिए इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एसपीएफ एंड आरपीएफ,
interest on employees contribution towards SPF and RPF. SPF and RPF. नेक्स्ट लाइन में लिखिए exemption under section 10, 11 and 10, 12. Exemption under section 10, 11 and 10, 12 not available to employee, not available to employee on interest on employee contribution, on interest. आपने लिखा एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, 11, 10, 12 नॉट अवेलेबल टू एम्प्लॉई ऑन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन मेड ऑन और आफ्टर, मेड ऑन और आफ्टर 1st April 2021, made on or after 1st April 2021. If employees contribution is more than 2,50,000 in a year, if employees contribution is more than 2,50,000 in a year, full stop, full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखो तो आपका लैंग्वेज क्या बना, देखो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, 11 एंड 10, 12 नॉट अवेलेबल टू एम्प्लॉई ऑन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन मेड ऑन और आफ्टर 1/4/2021 इफ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इज मोर देन 2,50,000 इन अ ईयर. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो इफ एम्प्लॉयर नॉट मेड एनी कॉन्ट्रीब्यूशन, इफ एम्प्लॉयर नॉट मेड एनी कॉन्ट्रीब्यूशन, if employer not made any contribution, then limit will be 5 lakh instead of 2,50,000. Then limit will be 5 lakh instead of 2,50,000. Then limit will be 5 lakh then limit will be 5 lakh instead of 2,50,000. नेक्स्ट लाइन में लिखो एक नोट लिखो, in this case interest on excess contribution, in this case interest on excess contribution and interest on such interest, and interest on such interest is taxable under the head salary. In this case, interest on excess contribution and interest on such interest is taxable under the head salary, in hands of employee, in hands of employee, in hands of employee. चलिए एक एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिखिए, एक एग्जाम्पल लिखिए. लिखिए मिस्टर मोंटू भाई, मिस्टर मोंटू भाई join job with Reliance Industries Limited, on 1st April 2023, on 1st April 2023 on the salary of 40 lakh,
on the salary of 40 lakh per annum, on the salary of 40 lakh per annum, on the salary of 40 lakh per annum, full stop. Employee and employer, employee and employer both contribute 10% of salary, 10% of salary to RPF on 1st April of every year, to RPF on 1st April of every year, 1st April of every year. Calculate interest taxable, calculate interest taxable for employee, calculate interest taxable for employee in previous year 23-24 and previous year 24-25. In previous year 23-24 and previous year 24-25, assume interest on RPF is 8% per annum. Assume interest on RPF is 8% per annum, 8% per annum. चलिए डन. चलिए अब एक बात समझिए, पहले अपन ये इसने जॉब ज्वाइन कब किया, तो मैं बोलूं प्रीवियस ईयर 23-24 में क्या हुआ होगा. पहले मुझे बताइए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों 10-10% सैलरी का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मैं बोलूं दोनों 4-4 लाख कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. हाँ भाई, तो मेरे को एक बात बताओ, 23-24 में इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, आरपीएफ का इंटरेस्ट कितना आया होगा, तो मैं बोलूं सबसे पहले अपन लेते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया वो मैं बोलूं 4 लाख किया होगा. हाँ भाई, एंड 4 लाख का आपका 8% की रेट से इंटरेस्ट मिल जाएगा. अरे बोलो ना, 4 लाख एम्प्लॉयर ने किया होगा, 40 लाख का सैलरी है, 10% एम्प्लॉय दे रहा है, 10% एम्प्लॉयर दे रहा है, तो बेटा आपका 4 लाख कंट्रीब्यूट किया होगा. तो मुझे बताओ 4 लाख पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे आपका इंटरेस्ट कितना आया, 32,000 आया. अब एक बात समझना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो तो तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पूरा एग्जेम्प्ट करके. लेकिन गाइस जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट आएगा, अब समझना, हां एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली 4 लाख रुपया है. और एक बात बताओ, क्योंकि देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में 9.5% तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है ना, तो 8% आया, पूरा एग्जेम्प्ट है. लेकिन एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन है उसमें बेटा आपको 2.5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन पे एग्जेम्पशन मिलेगा. तो जो 2.5 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन रहेगा उस पे 8% की रेट से कितना आया, 20,000. तो 20,000 ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा इंटरेस्ट. एंड गाइज 1,50,000 पे आपका, सॉरी 1,50,000 ही होगा, 8% कितना आया, 12,000, ये इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा. तो मैंने यही पढ़ाया है कि भाई साहब एम्प्लॉय अगर खुद का कंट्रीब्यूशन करता है तो खुद के कंट्रीब्यूशन में कैसा होगा कि अगर 2.5 लाख तक कंट्रीब्यूशन किया उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो एग्जेम्प्ट है, एंड उसके ऊपर वाले पे जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल है. तो ये 12,000 का इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा, 12,000 का इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा. कॉपी करिए आप लोग. अब अगले साल क्या होगा, ये 24-25 में मेरे को बताओ आपके पीएफ का बैलेंस कितना होगा,
आपको दो तरीके का पीएफ आएगा, एक तो टैक्स फ्री आरपीएफ जिसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री होगा, और एक तुम्हारा टैक्सेबल आरपीएफ। एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं, अब आपने एक बार पैसा डाल दिया, इस पे इंटरेस्ट तो हर साल आता जाएगा। अरे हर साल इंटरेस्ट आएगा ना। अब अगले साल एक बात बताओ, ये जो 4 लाख एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था, ये जो 4 लाख एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था, इसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। अब अगले साल भी उस 4 लाख पे जो आपका आएगा वो तो एग्जेम्प्ट होता जाएगा। तो देखिए, ये आपका भाई लास्ट ईयर का जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था, लास्ट ईयर का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो, एक बात बताओ, लास्ट ईयर का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट का आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना हो जाएगा? 4,32,000। हाँ भाई, अब एक बात बताओ, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एंड उस पे इंटरेस्ट जो टैक्स फ्री है वो कितना हो जाएगा? मैं बताऊं, 2.5 लाख प्लस 20,000। हाँ, कितना हुआ? 2,70,000। और बेटा एक टैक्सेबल आरपीएफ कितना बनेगा आपका? अब ये 1.5 लाख पे हर साल, अगले साल भी जो इंटरेस्ट आएगा ना वो टैक्सेबल होगा, और इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अगले साल आएगा वो भी टैक्सेबल होगा। तो बाबू टैक्सेबल आरपीएफ में कितना आ जाएगा? मैं बोलूं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट जो है वो लास्ट ईयर का कितना है? 1,62,000। अरे समझा के नहीं समझा? अरे बोलो ना हाँ। समझा? ये मैंने कैसे किया, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, समझ में आया? भाई देखो, पहले साल एम्प्लॉय ने भी 4 लाख डाला, एम्प्लॉयर ने भी 4 लाख डाला। तो सबसे पहले जो एम्प्लॉयर का 4 लाख है वो आ गया यहां पे, उसका जो इंटरेस्ट था वो भी यहां पे ले लिया मैंने। अब ये तो टैक्स फ्री वाला है। एम्प्लॉय का जो 2.5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन था वो टैक्स फ्री वाला, इस पे इंटरेस्ट जो आएगा वो भी टैक्स फ्री वाला। अब एक बात समझना, एम्प्लॉय का जो 2.5 लाख से ऊपर वाला है ना, इस पे इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल है, और अब इस पे फ्यूचर में भी जो इंटरेस्ट आएगा वो भी टैक्सेबल है। अब एक बात बताओ, करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? अब आप समझो, अब यहां पे आप लोग जो है वो क्या करेंगे? करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो करंट ईयर का आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? तो करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन में मैं बताऊं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 4 लाख रहेगा। हां, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 4 लाख, और एम्प्लॉय का 2.5 लाख वाला इधर लोगे, हाँ, जिस पे इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा, 2.5 लाख। अब एक बात बताओ, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट, तो यहां पे एम्प्लॉय का करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय करंट ईयर कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख। तो मैं बोलूं यहां 1.5 लाख ले लूं? हाँ भाई। अब एक बात बताओ, अब आप करो, इस पे इंटरेस्ट कितना आएगा? ये अपन एक काम कर सकते हैं, आप एक काम करो, इसको आप, ये आपने लिख लिया है क्या? हाँ हाँ, नहीं लिखा तो एक काम, हाँ नहीं तो रुको 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 रुको, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, मैंने हाँ रुक जाओ, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं, ईयर के स्टार्टिंग में ये वाले आपके बैलेंस पड़े होंगे, इसकी टोटल करो। ओपनिंग बैलेंस 7,02,000, और ये कितना होगा? 162। भाई लास्ट ईयर का इंटरेस्ट ऐड करने के बाद मैंने ले लिया, एक ले लिया जिसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, और एक वो वाला ले लिया जिसका इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। अब एक बात समझो, अगर मैं आपको यह बोलूं कि आपका जो टैक्स फ्री आरपीएफ है, अब इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा। भाई अब इस पे जो इंटरेस्ट आएगा, तो जो तुम्हारा टैक्स फ्री वाला अकाउंट रहेगा, इसको टैक्स फ्री बोल सकता हूं, तो 7,02,000 पे अगले साल 8% इंटरेस्ट आया, ये एग्जेम्प्ट होगा। कितना आया?
56,160। तो ये आपका एग्जेम्प्ट होगा, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। अब एक बात समझना, जो एम्प्लॉई ने 2.5 लाख से ज्यादा किया था, उसका टैक्सेबल अकाउंट का बैलेंस कितना था? 162 था। उस पे 8% जो है वो आपका कितना आया? 12,960। ये इंटरेस्ट है, ये आपका टैक्सेबल होगा। एंड गाइस, इस साल में अब आप जो कंट्रीब्यूशन करोगे उसका तो सेम ऐसा का ऐसा हो जाएगा। अब आप इस साल में जो कंट्रीब्यूशन करोगे उसका तो ऐसे का ऐसे, तो ये करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन, करंट ईयर कंट्रीब्यूशन ये। चलो इसको अब कॉपी कर लो बस। देखो सिंपल सी बात बताऊं, कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं। देखो सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय ने 2.5 लाख के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन किया ना, उस 2.5 लाख के ऊपर वाले पे जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल है, और उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आएगा वो भी टैक्सेबल है। तो सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय ने 2.5 लाख के ऊपर वाला जितना कंट्रीब्यूशन किया उस पे इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है, और उस पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आता रहेगा वो भी टैक्सेबल है। हाँ बस, कुछ नहीं, बस। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन कितना भी हो उस पे इंटरेस्ट आएगा, 9.5% तक एग्जेम्प्ट है। सिर्फ एम्प्लॉय का ये पॉइंट था कि एम्प्लॉय ने 2.5 लाख से ज्यादा डाला तो 2.5 लाख के ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन पे जितना इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल, और उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट फ्यूचर में भी जब आता रहेगा तो वो टैक्सेबल है। बोलो डन। अरे भाई इसमें ऐसा कुछ समझने का था नहीं। एम्प्लॉय ने 2.5 लाख के ऊपर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट एक्रूड होगा, क्योंकि इंटरेस्ट मिल थोड़ी रहा है अभी, अभी तो अक्रू हो रहा है, रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा। तो 2.5 लाख के ऊपर वाला जो फंड है उस पे जितना भी इंटरेस्ट आता रहेगा हर साल हर साल हर साल हर साल, वो एक्यूमुलेटेड होता रहेगा, उस पे इंटरेस्ट आएगा, वो टैक्सेबल है 2.5 लाख के ऊपर वाले पे। चलिए बोलिए डन। चलिए डन। अब एक काम करो, वापस वहां पे आ जाओ जहां नोटबुक के लास्ट में, बस एक ही पेज हुआ है ना उधर, एक पेज बच गया आपके पास? नहीं बचा, चलो बचा है तो कोई बात नहीं, रहने दो ना, कभी काम आएगा, ठीक है। 1.5 पेज बचा है, चलो वेरी गुड, कोई बात, अच्छी बात है। अगर आपका 1.5 पेज बचा है तो दिक्कत है, ठीक है। 1 पेज बचा है तो समझ में आता है। इतना लिखने के बाद यहां से आपने लिखना चालू किया था, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तुम बेटा लिखी थी बालकनी से हो, बालकनी लिखने के लिए नहीं होती है। मेरी गलती, बस मैंने गलत बताया आपको बताते टाइम। 2 पेज छोड़ो, छोड़ो, हाँ कोई, कल भरवा देंगे इसको, ठीक है, टेंशन मत ले, कल इसको भर देंगे। चलो अब है ना, आप एक जगह हेडिंग दो, फॉलोइंग बेनिफिट्स नॉट अवेलेबल, हेडिंग दो, फॉलोइंग बेनिफिट्स नॉट अवेलेबल when assessee opted 115 BAC, following benefits not available when assessee opted 115 BAC, following benefit not available
व्हेन एसएससी ऑप्टेड 115 बीएससी, जब 115 बीएससी लेता है एसएससी, तो कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो आपको अवेलेबल नहीं होंगे। मींस फॉलोइंग बेनिफिट्स नॉट अवेलेबल व्हेन एसएससी ऑप्टेड 115 बीएससी। ऐसा लिखा, पहला पॉइंट लिखो, एचआरए एग्जेम्पशन, एचआरए एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन, एचआरए एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1013A, 1013A, 10 पहले, फिर ब्रैकेट में आपने लिखा 13 और फिर आपने लिखा A, 13A करके ब्रैकेट में 13A, पूरा ब्रैकेट में आपने 13A लिखा है। चलो मैं कहीं बता ही देता हूं क्योंकि ये तो गरीब लोग हैं, गलती करेंगे। तो आपने क्या लिखा है, 1013A ना, ये ऐसा भी। दूसरा वाला देखो, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1013A, ऐसा लिखा है। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, एग्जेम्पशन ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन, एग्जेम्पशन ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 5। ये कहां लिखना है, लास्ट में कहीं भी लिख लो भाई, जहां पूरा हो गया उसके बाद। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(5), एग्जेम्पशन ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन अंडर सेक्शन 10(5). उसके बाद लिखो एग्जेम्पशन ऑफ अलाउंस, एग्जेम्पशन ऑफ अलाउंस अंडर सेक्शन 10(14). आपने क्या लिखा, एग्जेम्पशन ऑफ अलाउंस अंडर सेक्शन 10(14). आपको मैंने क्या बोला था, आपको पता है अलाउंसेस की एग्जेम्पशन मिलती थी, उसका शॉर्टकट क्या था, कुत्ता टीसी उधर है, उसकी एग्जेम्पशन मिलती थी। तो कुत्ता टीसी उधर है की एग्जेम्पशन आपको एक भी नहीं मिलेगी। अगर आपने 115 बीएससी लिया ना, तो कुत्ता टीसी जो है, कुत्ता टीसी उधर है की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, बट इसके 4 एक्सेप्शनल केसेस है। तो आपने क्या लिखा वहां पे, अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10(14), बट यहां पे लिखिए एक्सेप्ट, नेक्स्ट लाइन में लिखिए एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में लिखिए डीटीडीसी, एक्सेप्ट में लिखिए डीटीडीसी, और डी का मतलब लिखिए कम्यूटेशन अलाउंस, डी का मतलब लिखिए कम्यूटेशन अलाउंस फॉर दिव्यांग एम्प्लॉय, दिव्यांग एम्प्लॉय, दिव्यांग, दिव्यांग मतलब हैंडीकैप्ड। वो कम्यूटेशन अलाउंस पता है हैंडीकैप्ड के लिए मिलता था 3200, वो मिलेगा। कम्यूटेशन अलाउंस फॉर दिव्यांग एम्प्लॉय। टी का मतलब लिखिए ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस। डी का मतलब लिखिए डेली अलाउंस, डेली अलाउंस। और सी का मतलब लिखिए कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। सी का मतलब लिखिए कन्वेंस अलाउंस, डीटीडीसी, डीटीडीसी। डी का मतलब कम्यूटेशन अलाउंस फॉर दिव्यांग एम्प्लॉय, दूसरा ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, तीसरा आपने लिखा डेली अलाउंस, और चौथा आपने लिखा कन्वेंस अलाउंस। एंड लास्ट, हाँ ये हो गया चारों पॉइंट एक्सेप्शन। उसके बाद आप क्या क्या लिख रहे थे, उसके बाद लास्ट क्या लिखना है, फोर्थ पॉइंट लिखना है। अभी लिखो फोर्थ पॉइंट, डिडक्शन फॉर प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस, डिडक्शन फॉर प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16, डिडक्शन फॉर प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16। एंड लास्ट लिखिए पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 लिखिए, लास्ट लिखिए एग्जेम्पशन फॉर, एग्जेम्पशन फॉर फ्री मील, फ्री मील MEAL, फ्री मील
अप टू ₹50, अप टू ₹50 एग्जेम्पशन फॉर फ्री मील अप टू ₹50। तो एक बात बताओ, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। ए भाई आप इधर ध्यान दीजिए। जब आप 115 BSc लेते हो, बोलो 115 BSc लेते हो, तो सैलरी हेड में आपका क्या क्या आहुतियां देनी पड़ेगी, क्या क्या बलिदान देने पड़ेंगे, क्या क्या आपको जो है वो चीजें सरेंडर करनी पड़ेगी, क्या क्या बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, जब भी आप 115 BSc लेते हो, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, जब भी आप 115 BSc लेते हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स है वो छोड़ने पड़ेंगे। पहला तो मैं बताऊं, जो आपका HRA का एग्जेम्पशन होता है अंडर सेक्शन 1013A, ये HRA का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, मतलब पूरा HRA टैक्सेबल हो जाएगा। तो कल आपने क्वेश्चन नंबर 27 या 28 किया था जिसमें 115 BSc लिया था, पूरा HRA टैक्सेबल कर दिया था, तो बेटा HRA का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा, पूरा HRA आपका टैक्सेबल हो जाएगा, फुल HRA इज टैक्सेबल। HRA का एग्जेम्पशन कितना मिलता था पता है? वो 40% और 50% ऑफ सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, वो पता चला, वो नहीं मिलेगा। मींस पूरा HRA टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 115 BSc लेते हो तो बाबू पूरा HRA है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एक तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, HRA का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, जो HRA मिलेगा सीधा टैक्सेबल करने का, क्या करने का? सीधा टैक्सेबल। अब एक बात समझना, दूसरा, जो आपको लीव ट्रेवल कंसेशन का बेनिफिट मिलता था एग्जेम्पशन का अंडर सेक्शन 10(5), आपको याद है आप घूमने जा रहे थे इंडिया में और वो घूमने जाते थे तो इकोनॉमी क्लास से गए तो वो इकोनॉमी क्लास का फेयर एग्जेम्प्ट हो जाता था, उसमें 3 बच्चे 2 बच्चे याद आया, तो वो एग्जेम्पशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आप 115 BSc ले रहे हो। मतलब LTC लीव ट्रेवल कंसेशन है ना, वो सीधा टैक्सेबल करने का, क्या करने का? सीधा टैक्सेबल, क्या करने का? सीधा टैक्सेबल। तीसरा गाइस, जो आपको अलाउंसेस की एग्जेम्पशन मिलती थी, और अलाउंसेस की एग्जेम्पशन में हमने पढ़ा था कि जो कुत्ता TC उधर है और उसमें जो है कुछ एग्जेम्पशन मिलती थी। कुत्ता में वो कम्यूटेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन लाइक हॉस्टल एजुकेशन के बाद आपका दैट इज अंडरग्राउंड ट्राइबल एरिया अलाउंसेस फॉर द एम्प्लॉय ऑफ द ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एंड ऑल। तो गाइस उसके बाद TC ट्रैवलिंग ऑन टूर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, वो सब अलाउंसेस के एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे, बट 4 तो भी मिल जाएंगे। 4 मिलेगी, DTDC वाली एग्जेम्पशन आपको मिलेगी। और DTDC की एग्जेम्पशन का मतलब हुआ कि D का मतलब दिव्यांग एम्प्लॉय के लिए कम्यूटेशन अलाउंस मिलता है। मैंने बताया था अगर कोई हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड है, डेफ है, उसको 3200 रुपया मैक्सिमम पर मंथ का एक एग्जेम्पशन मिल सकता है, वो कंटिन्यू आपको मिलेगा। T का मतलब होता है ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, जो बेचारे ट्रेवलिंग ऑन टूर पे जो एम्प्लॉय रहते हैं उनके एक्चुअल जितना खर्चा होता है उतना एग्जेम्पशन मिलता है, तो वो तो मिलना चाहिए, वो मिलेगा। उसके बाद जो कन्वेंस अलाउंस है वो कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। एंड गाइस जो डेली अलाउंस है उसका एग्जेम्पशन मिलेगा। ये 4 एग्जेम्पशन आपको तो भी मिलेगी जब आप 115 BSc ले रहे हो, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, बाकी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, बट ये 4 अलाउंसेस की एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी। दैट इज आपका DTDC। D का मतलब दिव्यांग एम्प्लॉय के लिए, T का मतलब ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, C का मतलब कन्वेंस अलाउंस, और उसके बाद डेली अलाउंस। ये आपको 4 की एग्जेम्पशन मिलेगी, भले आप 115 BSc ले रहे हो, बट बाकी कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। उसके बाद गाइस मैंने आपको बताया कि जो प्रोफेशनल टैक्स आप पे करते हो, कल मैंने बताया था प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है। आज मैंने बताया गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है, तो प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा, जो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा। एंड गाइस एक मैंने बताया था कि आपको जो फ्री मील दिया जाता है, खाना दिया जाता है, और फ्री मिल जो है वो फ्री मिल आपका 50 रुपए तक का जो फ्री मिल है वो 50 रुपए का एग्जेम्पशन मिल होता है, उसके ऊपर टैक्सेबल होगा, वो 50 रुपए का एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा। वो 50 रुपए का एग्जेम्पशन है वो भी आपको नहीं मिलेगा अगर भाई साहब आप 115 BSc ले रहे हो। लेकिन 115 BSc का इसमें एक फायदा होगा, कोई बता सकता है क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलता है नॉर्मल केस में, इसमें कितना मिलेगा? 75,000। ये अमेंडमेंट हुआ इसी साल से।
कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपने देखा होगा निर्मला सीतारमण जी ने इस बार बोला था कि मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा रही हूं, ठीक है, आपको फायदा दे रही हूं। कितने फायदे तू ले रही है वो पता है हमको, ठीक है, बताओ मत। ये चुप चुप के लेते टाइम चुप चुप के, देते टाइम खुले आम करके, ठीक है, बोलते भैया मैं आपको खुले आम 75,000 दे रही हूं, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो भैया 115 बीएससी से ये फर्क आएगा इस टॉपिक में। मैंने अभी तक आपको 115 बीएससी पढ़ाया ही नहीं है। पहली बुक में आपको पता है 3 पेज छोड़ के आए थे अपन, वहां लिखेंगे लास्ट में जाके मैं आपको 115 बीएससी पढ़ाऊंगा और उसमें यह लिखवाऊंगा कि 115 बीएससी लोगे तो ये आहुतियां देनी पड़ेगी, इतने इतने बलिदान देने पड़ेंगे, ठीक है। तो दैट इज द डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम, सैलरी में ये बलिदान देने पड़ेंगे। जैसे मैंने हर टॉपिक में आपको बताते आया हूं कि क्या क्या बलिदान देने पड़ेंगे। पीजीबीपी में आपको पता है एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 35 एडी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन वाली डिडक्शन नहीं मिलेगी करके, ठीक है। तो भाई साहब ऐसे हर टॉपिक में अलग अलग हम देखते आए हैं। आज आप घर पे जाके रुक तो जाओ, आज आप घर पे जाके क्वेश्चन नंबर, एक बात बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, इधर देखो। कंपनी ने ईसॉप दिया, शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपया है और कंपनी ने 40 रुपए में दिया, तो टैक्सेबल कितना होगा? 60 होगा। 60 सैलरी में टैक्सेबल हुआ, क्योंकि 100 रुपया एफएमवी है, कंपनी ने 40 रुपए में दिया तो 60 रुपया टैक्सेबल हो गया। अब एक बात बताओ, एम्प्लॉय जब उसको शेयर को आगे बेचेगा तो कैपिटल गेन में कॉस्ट कितनी लेंगे? खरीदा तो 40 में ही था, बट 60 रुपए पे हमने टैक्स भी भरा सैलरी में, तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 100। क्या हो जाएगी? 100। तो भाई साहब आपका क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क। एक बात बताऊं, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 करना नहीं है, 17 को छोड़ दीजिए, काट दीजिए आप एक बार के लिए, 17 को काट दीजिए। 18वां क्वेश्चन जो है वो आप करके आएंगे, सब करके आएंगे। 17 को काट दीजिए एंड आपको 9th में कराऊंगा। 9th जो है वो मैं कल कराऊंगा बीबी सर। 9th एंड 17 को छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चन है सब होमवर्क है, सब होमवर्क है। 9 और 17 को छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क है। अब गाइस है ना, एक काम करेंगे आप लोग, एक बार है ना इस बार का आईसीआई का मॉड्यूल भी आप देख लेना करके, ठीक है। आज आप घर पे जाके एक बार देख लेना। 99.99% कोई भी नया क्वेश्चन नहीं होगा। 99.99% बोल रहा हूं मैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं होगा, बट तो भी हो तो एक बार आप एक बार देख के आ जाना। अगर कुछ दिख जाता है कि सर ये क्वेश्चन नया डाला है सैलरी में, तो मुझे कल आके बता देना करके, ठीक है। कल मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आईसीआई ने क्या सैलरी में कोई नया क्वेश्चन इस टॉपिक में डाला है क्या, तो आप एक बार ओवरव्यू मॉड्यूल का कर लोगे। सिर्फ थ्योरी मत पढ़ना कुछ भी, सीधा क्वेश्चन देखना, और कुछ नया है तो कल मुझे बता देना। तो मैंने क्या बोला भाई कि क्वेश्चन नंबर 9 को छोड़ना है एंड 17 को छोड़ना है, बाकी जितने भी क्वेश्चन दिखते हैं सैलरी में वो कर लीजिए। आईसीआई मॉड्यूल में क्वेश्चन को ओवरव्यू एक बार करके आएंगे आज, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।